जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ साजिश वाला शाह का 13 सेकंड का वीडियो हुआ लीक। सुप्रीम कोर्ट क्या अब लेगा सख्त एक्शन? क्या छिन रही है गृह मंत्री की कुर्सी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक अमित शाह का 13 सेकंड का वो कौन सा वीडियो सामने आ गया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश और नफरत का पहला ऐसा वीडियो जो कि अमित शाह का पब्लिक डोमेन में आया, इसलिए उनकी गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के पद की कुर्सी छीनने जा रही है? आखिर अमित शाह ने ऐसा बोला क्या है उस वीडियो में, और उसको लेकर के विपक्षी पार्टियों समेत अल्पसंख्यक समाज के अंदर किस किस्म का रोष प्रकट हो रहा? आने वाले दिनों में किस तौर पर इसकी स्थिति बनेगी, आपको विस्तार से बताएं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अमित शाह का एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। शाह ने जो कहा वो हर सेकुलर भारतीय की नजर में अमित शाह को गिराने वाला है। मैंने खुद जब ये बयान पहली बार सुना और देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। उस बयान को मैंने दोबारा सुना, सेफ साइड के लिए एक बार फिर से तीसरी बार सुना। मगर दोस्तों, कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं ली जा सकती। अमित शाह ने अपने बयान से देश के 65% भारतीयों को शर्मसार किया है। 25 करोड़ लोगों को देशद्रोही कहा उन्होंने। देश में हिंदू मुस्लिम नफरत को हवा दी एक तरीके से। दोस्तों, शाह का बयान जानकर आप लोगों को आपको लगेगा हम और आप तो बेकार में बीजेपी के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताने वाले बयान, यूपी और एमपी के डिप्टी सीएम द्वारा सेना के अपमान वाले बयान, राजस्थान के बीजेपी नेता द्वारा वायुसेना को नालायक बताने वाला बयान, हरियाणा के बीजेपी सांसद द्वारा पहलगाम में मारे गए लोगों की विधवाओं पर अभद्र टिप्पणी वाले करने वाले बयान को दुखद, निंदनीय और आपराधिक बयान मानकर उनको मंत्री पद से हटाने की, निकालने की लगातार वकालत मोदी शाह को आईना दिखाते हुए एक्शन लेने के लिए आवाज उठा रहे थे। शायद वो सब बेकार था, क्योंकि साहब यहां तो मामला ही कुछ और है। मगर अब जो कुछ शाह ने गृह मंत्री रहते हुए खुद कहा, उससे तो लगता है कि न सिर्फ उनके छुटभइये नेता बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक जैसे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 सितंबर को, जिनको विदेश में भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भेजा है, उनकी पारिवारिक जिंदगी को लेकर पारिवारिक मामले में टिप्पणी करके उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर उनका अपमान किया था। कभी सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय जैसे शब्दों को, कभी राहुल के लिए हाइब्रिड बछड़ा। इन शब्दों को इतिहास के पन्नों से आप हटा नहीं सकते हो। ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। दोस्तों, बीते लोकसभा चुनाव में तो मुसलमानों को मंगलसूत्र चुरा ले जाने वाला बताया था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया था। और अब तो जो बात उनके दोस्त और देश के गृह मंत्री, देश के सबसे मजबूत शक्तिशाली नंबर 2 के नेता ने, अमित शाह ने कही, उससे यही आप मतलब निकालेंगे कि इस पार्टी में ऊपर से नीचे तक क्या सभी ऐसे हैं? अब तो खुद शाह ने भी नफरती और जहरीले बयान देकर मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त आतंकी बताया, और वो भी वो शख्स जो खुद देश के गृह मंत्री हैं। दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। आप सुन लीजिए 13 सेकंड का बयान। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। दोस्तों, आपने ये सुना? क्या ऐसी भाषा देश के गृह मंत्री की हो सकती है? क्या इस भाषा का प्रयोग करके इनडायरेक्ट वे में अमित शाह मुसलमानों को देश का गद्दार, विरोधी, आतंकिस्तान, पाकिस्तान परस्त नहीं बता रहे? अमित शाह की नजर में देश के 25 करोड़ मुसलमान आतंकवाद परस्त हैं। अमित शाह ने जो कहा वो तो कैमरे पर जनसभा में दिया गया बयान है। अमित शाह ये भी नहीं कह सकते कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ करके चलाया गया। तो क्या अभी भी उसी किस्म की नफरत अल्पसंख्यक समाज के प्रति है? और ये बात तब और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ऐसी बात देश के गृह मंत्री कहे। बीजेपी में नहीं बल्कि देश में मोदी के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं अमित शाह। ऐसे में पूरे देश में शाह के बयान की निंदा और विरोध होने की बात बहुत स्वाभाविक है।
पूरे देश में शाह के खिलाफ आवाज न सिर्फ उठ रही है बल्कि कहा जा रहा है दरअसल बीजेपी, मोदी, शाह सब एक लाइन से मुस्लिम विरोधी राजनीति नहीं करते बल्कि मुस्लिमों से नफरत के इंतहा तक नफरत करते हैं। ऐसी बातें देश के लोग अब करने लगे। और जो लोग ये कह रहे हैं वो क्यों ना कहें जब आप खुद ऐसा बयान जनसभाओं में सिर्फ वोट और राजनीति के लिए देते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के सांसद ने अमित शाह के बयान की धज्जियां उड़ाई, वो देखने और सुनने लायक है। कांग्रेस के सांसद ने अपने एक्स पर शाह के बयान वाले 13 सेकंड के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, गृह मंत्री जी, आप जिस ऑपरेशन के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी, जिस धरती पर खड़े होकर के आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें कर रहे हैं, उसी बंगाल के बेटे पैरा 6 के कमांडो झंडू अली शेख ने जान कुर्बान कर दी। अभी उनकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी। इसी ऑपरेशन के दौरान बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी। जिस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में दर्जन भर मुस्लिम सदस्य शामिल हैं, आप महज चुनावी वोट हासिल करने के लिए यह कह रहे हैं। देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा। आपका यह बयान बेहद शर्मनाक है। आपको देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। तो उधर दोस्तों, पूर्व फौजी कर्नल रोहित चौधरी ने कहा, इस मामले को भटकाने के बजाय अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए। मगर आप तो मामले को अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लटका रहे हैं, और अब तो हद ही हो गई। कितनी बेशर्मी से हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुसलमानों पर ऐसा नफरती तीर चलाया आपने, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। आप गृह मंत्री के पद पर होते हुए यह कह रहे हैं कि मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान पर हमला मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा। कितनी नफरत और जहर फैलाएंगे शाह जी। अमित शाह जी, आपने पूरे अल्पसंख्यक समाज को एक आतंकी बनाया। जनता आपको माफ नहीं करेगी। पहलगाम हमला सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है। इसकी जिम्मेदारी केवल गृह मंत्री की है। J&K का मुख्यमंत्री एक पुलिस के सिपाही की भी पोस्टिंग इधर से उधर नहीं कर सकता, डिप्लॉयमेंट लेफ्ट से राइट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये होम मिनिस्टर पूरी तरह से इस चीज को कंट्रोल कर रहे थे थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर और अपने डीजी सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईजी पुलिस, डीजी पुलिस, इन सब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योरली पहलगाम ये सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर का एक बहुत बड़ा नतीजा है। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जो इंटेलिजेंस है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस आती है, आईबी के जरिए आती है, एनटीआरओ के जरिए आती है, रॉ के जरिए आती है, और क्रॉस बॉर्डर जो इंटेलिजेंस है वो हमारे पास आती है, और जो साथ साथ जो लोकल डिफेंस इंटेलिजेंस नेटवर्क जो हमें ये लोकल डिफेंस कमेटीज हमने बनाई थी, विलेज डिफेंस कमेटीज, उनके जरिए हमारे पास आया करती थी। वो पिछले 4-5 साल के अंदर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इस मिनिस्ट्री ऑफ होम ने। ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की कमजोरी है, फेलियर है। इससे पहले जब फौज का कंट्रोल होता था, मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय राइफल के अंदर काम किया हुआ है, हमें एक एक परिवार का, किस परिवार में कितने लोग हैं, कौन उनसे मिलने आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन किसके घर में कितने लोग हैं, एक एक चीज का लेखा जोखा फौज के पास था। क्योंकि फौज की यूनिटें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हैंडिंग टेकिंग ओवर का प्रोसीजर है। लेकिन मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने मीडिया के जरिए रिपोर्ट्स देखी और सुनी जिसके अंदर सीआरपीएफ कहती है हमारे पास कोई इस पहलगाम के हमले के समय हमारे पास कोई एसओपी नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं
कि कितना बड़ा एक सिक्योरिटी लैब। दोस्तों, ऐसे में एक बार फिर से मोदी शाह से पहलगाम आतंकी हमला, गृह मंत्री के फेलियर, आतंकियों के भाग जाने और अब तक ना पकड़े जाने और फिर पाकिस्तान पर हमला करते करते अचानक अमेरिका के बिजनेस धमकी में सीज फायर कर लेने पर 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संयुक्त रूप से एक विशेष संसद सत्र की मांग करते हुए कहा कि जब सरकार दूसरे देशों में अपनी बात रख रही है तो देश की संसद में भी ये सारी बातें रखी जानी चाहिए, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं संसद से जुड़ी हैं। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं एक चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, जो कि जिन 16 लोगों ने चिट्ठियां लिखी उसमें सपा भी शामिल है, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना इसलिए आवश्यक हो बताते हैं क्योंकि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से देश की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला? एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरीके से विफल हो गए। हम सेना को धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं, लेकिन इतने साल से प्रधानमंत्री सारे देश का दौरा करते रहे हैं, सभी से मिले, उनके तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की, ये चिंता की बात है और इस पर चर्चा होने जरूरी है। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। मगर दोस्तों, मोदी और शाह की सरकार लगातार इन मांगों को खारिज करती आ रही है, जबकि कारगिल के बाद में 1971 पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। अटल जी की सरकार में कारगिल युद्ध के बाद में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। उस कारगिल युद्ध के 3 दिनों के भीतर एक समिति बनाई गई थी, उस पर ब्रीफ रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस समिति के अध्यक्ष मौजूदा वक्त के एस जयशंकर के पिता ही थे।
मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की सरकार सब चीजों को खारिज करती जा रही है। मगर इस बीच में बंगाल विधानसभा चुनाव के नजरिए से जिस तरीके से अभी से सियासी जमीन को खाद और पानी देने की कोशिश मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत बंगाल में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की चुनावी हिंदुत्व की कोशिश की गई, जाहिर तौर पर वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? आपको याद है ना, यही अमित शाह है। संसद के भीतर, संसद की वेबसाइट पर उनका बयान पड़ा होगा, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए इन्होंने किस किस्म की भाषा का प्रयोग किया था, और उनके उस बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश की एक अदालत में केस भी चल रहा है, उस पर सुनवाई भी चल रही है और उस पर गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। अगर उस अदालत ने जैसे राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया, जैसे 24 घंटे पहले अब्बास अंसारी के खिलाफ फैसला दिया, अगर उस अदालत ने भी वैसा ही फैसला दिया तो फिर अमित शाह तो ना तो गृह मंत्री रहेंगे ना संसद के सदस्य रहेंगे। क्या अमित शाह के मुंह से ऐसी बातें, मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि अमित शाह पब्लिक डोमेन में जाकर के ये बातें कहेंगे कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को जब अटैक करना शुरू किया तो देश के मुसलमानों का रुख पाकिस्तान के साथ था, देश का मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये अमित शाह कह रहे हैं, सोचने का मकाम है। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।